हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरी क्लास में। मतलब आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। हम आज की क्लास को रन करें उससे पहले एक लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी थी कि लास्ट वीडियो में हमने समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी पढ़ा हुआ था। और उस राइट टू इक्वलिटी में हमने आर्टिकल 15 और 16 पढ़ा था, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर कुछ प्रोविजन किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन के प्रोविजंस को लेके कुछ अपना डिसीजन दिया हुआ है। डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोटास जॉब रिजर्वेशंस प्रमोशन कोटास नॉट अ फंडामेंटल राइट। यानी कि जो रिजर्वेशन था, जो पहले फंडामेंटल राइट कंसीडर किया जाता था, अब फंडामेंटल राइट कंसीडर कंसीडर नहीं किया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये राज्य अपनी व्यवस्थाओं और अपनी सुविधाओं के आधार पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगा। यदि किसी राज्य को लगता है कि उसके राज्य में किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व कम है, तो उस वर्ग के प्रतिनिधि यानी कि उस कैटेगरी का बराबर रिप्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी लास्ट वीडियो से मिस हो गई थी, लास्ट वीडियो में कंसिडर नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में से इंक्लूड किए गए। हम आज की क्लास को रन करते हैं। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। हम इस अधिकार को पढ़ें, स्वतंत्रता के अधिकार को समझें। उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या होती है या फ्रीडम क्या होता है। क्या होती है फ्रीडम या क्या होती है स्वतंत्रता। सामान्य से शब्दों में से समझ सकते हैं कि फ्रीडम में स्वतंत्रता क्या होती है। फ्रीडम का मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि आप पर किसी तरह की रोक टोक ना हो, तो उसे कहेंगे कि स्वतंत्रता है। यानी कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इज अ फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम की एक शर्त होती है, स्वतंत्रता की एक शर्त होती है कि आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता पर हावी ना हो जाए। इसीलिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं, और ये प्रतिबंध युक्ति युक्त होने चाहिए। और ये प्रतिबंध युक्त है या नहीं है, मतलब जैसे कि आपको फ्रीडम है, सामने वाले को फ्रीडम है, लेकिन आपकी फ्रीडम सामने वाले फ्रीडम पर हावी ना हो जाए, तो इसके लिए आप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, वो भी लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस। अभी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लॉजिकल है या अनलॉजिकल है, तो इसका डिसीजन कौन देता है? इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है। तो हमें ये समझना है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रतिबंधों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इज अ फ्रीडम, या वो स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। और आर्टिकल 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। सॉरी, 6 अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की बात की गई है। वो कौन-कौन से 6 अधिकार हैं? सबसे पहले दिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निर्भय सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है, राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार, वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार। इसके अलावा एक अधिकार और हुआ करता था, इसे राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार कहते हैं। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, और इसे सामान्य विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया, जो संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में शामिल किया गया है। आर्टिकल 300 ए में शामिल किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। ये भी जो अधिकार दिए हुए हैं, हम इन अधिकारों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। आपको अपने विचारधारा को फैलाने की या किसी विचार को ग्रहण करने की आजादी है। बेसिकली विचार ग्रहण करने की आजादी धार्मिक स्वतंत्रता में हम शामिल कर लेते हैं। फिलहाल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको कुछ भी कहने की आजादी है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है। लेकिन ये आजादी उसी हद तक सीमित है जिस हद तक लोक व्यवस्था को खतरा नहीं होता है, देश की एकता अखंडता बनी रहती है। यदि आपके बोलने से, आपके विचारों के अभिव्यक्त होने से देश को खतरा हो सकता है, तो सरकार आप पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि सरकार को लगता है कि आपके बोलने की वजह से जनता भड़क रही है या जनता में गलत संदेश जा रहा है, तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हमें याद रखना, जैसे कि हमने परिभाषा में ये देखा था कि स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ठीक इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 19 के 1 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस आर्टिकल 19 के 1 का एक सब क्लॉज है प्रेस की स्वतंत्रता, जो इसके सेकंड सब क्लॉज में शामिल होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को किस में शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 19 1 के 2 में, यानी कि आर्टिकल 19 एक बड़ा आर्टिकल हो जाता है, उसका सब आर्टिकल 1 का भी सब आर्टिकल हो जाता है 2। इसमें राइट टू फ्रीडम यानी सॉरी प्रेस के लिए फ्रीडम को शामिल किया गया है।
दूसरा था शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। इसमें बताया गया है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, और ये सम्मेलन भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक होना चाहिए। शांतिपूर्वक का मतलब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब आप चोरी डकैती के लिए सम्मेलन कर रहे हो तो उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। दूसरा एक्सेप्शन इसमें इस तरीके से भी, अगर आपके क्षेत्र में 144 धारा लागू हुई है तो उस कंडीशन में भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। भले आप कहें कि हम तो अच्छे काम के लिए सम्मेलन करने जा रहे हैं, बिना हथियार के करने जा रहे हैं, फिर भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में 144 है। और 144 लागू होने के बाद में हम क्या कहते हैं, समूह में एकत्रित नहीं हो सकते, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अगला आता है संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, जैसे कि आप हैं, आप अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप को नाम दे सकते हैं। और सहकारी समितियों को संविधान संशोधन के माध्यम से, 97 संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संविधान में जोड़ा गया है, तो अब वो सहकारी समितियों का भी गठन कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि आप जो संघ या संगठन बना रहे हैं वो संगठन देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, एकता अखंडता को बरकरार रखे होना चाहिए, सौहार्दता, शांतिपूर्ण सौहार्दता को, लोक व्यवस्था को बनाए रखे। अगर यदि इन चीजों को खंडित करेगा तो आपके संगठन को निरस्त किया जा सकता है। अगला आता है 1904 में लिखा है भारत के राज्य हित में आवाज संचरण करने का अधिकार, और 1905 में दिया है भारत के राज्य हित में निवास करने का अधिकार। ये दोनों ही आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहला चौथे में लिखा हुआ है कि आबादी संचरण का अधिकार। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बेसिकली अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो ट्राइबल एरियाज है, वहां पे आपको घूमने की अनुमति नहीं है। अगर वहां पे आप घूमते भी हैं तो आपको वहां पे परमिशन लेनी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो काफी सारे स्टेट्स हैं, जो जो काफी सारे क्या, जो 7 स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है। और अब जब तक आपके पास परमिट है तब तक आप उस एरिया में रह सकते हैं, परमिट के खत्म होते ही आपको एरिया छोड़ना होगा। तो इस तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं, जैसे कि बॉर्डर वाला एरिया होता है या आर्मी का जो एरिया होता है, वहां पे आम आदमी को या आम नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको भारत के राज्य में आबादी संचरण का अधिकार तो है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित किया गया है, चाहे जनजाति के लिए किया गया हो या किसी अन्य क्षेत्रों के लिए किया गया हो, वहां पे आम नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से भारत में भारत के क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली और टेम्परेरी, दोनों ही तरीके से आप किसी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। इसमें भी वही एक्सेप्शंस लागू होते हैं जो आर्टिकल 94 में लागू होते हैं, वो अनुसूचित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 94 में लिखा है कि भारत में आबादी संचरण का अधिकार, यानी कि भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। इस आर्टिकल 94 में आपको भारत के बाहर घूमने का अधिकार शामिल नहीं होता है, यानी कि ये भारत के बाहर घूमने का अधिकार हम आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 में शामिल होता है। और भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार जो शामिल होता है वो आर्टिकल 94 में शामिल होता है। अगला था आर्टिकल 196 वित्तीय व्यापार करने का अधिकार। ये इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये कि जो व्यापार है वो कानून सम्मत होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो व्यापार है वो अनैतिक हो, इलीगल हो, इस तरीके का व्यापार होगा तो आप पर फुली रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना जरूरी रहेगा, जैसे कि जो भी हम अधिकार पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं, एक दूसरे को टकराते हैं एक दूसरे में। जैसे हम समझेंगे, इस बात को हम आगे के आर्टिकल्स में समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में जाते हैं। एक बात और, जैसे कि सारे के सारे जो अधिकार हैं आर्टिकल 19 में जो भी अधिकार दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। यदि आप अपने घर में हैं और आपको अपने घर में नहीं बोलने दिया जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में जाके कहोगे कि मेरे को वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे मेरे घर में बोलने नहीं दिया जाता है। और आपका घर राज्य के अंतर्गत नहीं आता, जैसे कि हम पहले ही स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, घर एक राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो आप ऐसा कोई केस दायर नहीं कर सकते कि भैया मुझे मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई मुझे बोलने नहीं देता, मुझे शांति रखते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो इस तरीके का आप कोई केस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस।
इसमें ये है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो अपराध करने के लिए मतलब आपने अपराध कर दिया तो अपराध करने के बाद आपको संरक्षण प्रदान किए गए जैसे कि आपकी मानव गरिमा बनी रहे। उसके लिए क्या शामिल किया गया है? इसमें 3 क्लॉज शामिल किए गए आर्टिकल 20 में 21, 22, 23। तो 21 में जो पहला यानी कि 20 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कोई पूर्ववत प्रभाव कानून नहीं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें 2 बातें शामिल की गई हैं। इस आर्टिकल में 20 का जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें 2 बातें शामिल की गई हैं। पहली बात शामिल की गई है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई प्रवर्तन विधि का उल्लंघन न किया हो। जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति दोषी दोषी कब होता है? जब उसने कानून तोड़ा हो। तो इसमें साफ-साफ लिखा है कोई व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने किसी लागू कानून का यानी कि जो वर्तमान में कानून लागू है उसको तोड़ा ना हो, तब तक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति ने वो कानून तोड़ दिया है तो उस व्यक्ति को उतनी ही सजा होगी जितनी उस समय उस कानून के तहत हो सकती थी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2010 में मर्डर करने की सजा 10 साल हुआ करती थी। जैसे एग्जांपल 10 साल हुआ करती थी और किसी व्यक्ति ने 2010 में किसी का मर्डर किया, लेकिन उसको सजा 2020 में हो रही है और 2020 में मर्डर करने की सजा फांसी की सजा है। तो फिर उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं होगी, उसे 10 साल की सजा होगी, क्योंकि आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि अपराध करते समय जो कानून लागू है या जो विधि प्रवर्तन में है उसी विधि के तहत सजा होगी। तो इसका मतलब होता है कोई पूर्ववत प्रभाव कानून नहीं। इसका एक्सेप्शन इस तरीके से देख सकते हैं कि सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है, सिविल केसेस में नहीं। यानी कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है, ये तो क्रिमिनल केसेस में आता है। मान के चलो आपने टैक्स की चोरी की, आपने टैक्स पे नहीं किया था, 2010 में आपने टैक्स पे नहीं किया और 2010 में टैक्स पे करने की रेट 2% थी और आज 2020 में टैक्स पे करने की रेट 20% हो गई है। तो आपको जो टैक्स पे करना होगा उस समय का टैक्स आज की तारीख में अगर आप पे करोगे तो आज की रेट के हिसाब से करोगे, ना कि पहले रेट के हिसाब से। तो इसमें समझ में ना कोई पूर्वक प्रभाव कानूनी सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल है, ना कि सिविल केसेस में। अगला टर्म आता है दोहरी क्षति नहीं, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 सजा नहीं मिल सकती। जैसे कि आपने चोरी की है, आपको 2 साल की सजा हो गई, तो आपका काम पूरा हो गया। अब आपको उसी चोरी के लिए दोबारा से 2 साल की सजा नहीं मिलेगी, मतलब आपको 2 साल की क्या एक भी सजा नहीं मिलेगी। उसी अपराध के लिए अगर आपने उस अपराध के लिए सजा काट चुके हो तो आपको दोबारा से उसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। सेम प्रोसेस दोहरी क्षति नहीं, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होता है, ना कि सिविल केसेस में। और क्रिमिनल केसेस में भी कहा है तो सिर्फ कोर्ट में एप्लीकेबल है। कोर्ट किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता, बाकी तो हम दे देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप अपने घर में आपके पास कांच के 2 गिलास हैं, काफी कॉस्टली, और वो कांच के 2 गिलास मम्मी के बड़े फेवरेट है और आपसे कांच का एक गिलास आज की तारीख में टूट जाता है। तो उस कांच का गिलास जो टूटा है तो उसके लिए आपको अच्छी सी डांट भी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी का गिलास है, मम्मी का फेवरेट गिलास था, वो टूट गया, काफी कॉस्टली भी था। दूसरी बात, अगर आप मम्मी की ज्यादा लाडले हैं तो हो सकता है कि मम्मी आपको प्यार से गुस्से में 2-3 थप्पड़ लगा दें। तो यानी कि आपने जो अपराध किया, कांच के गिलास टूटने का, आपको सजा मिल गई, डांट भी पड़ गई और प्यार बड़े थप्पड़ भी मिल गए। अब मान के चलते हैं कि आपने 10-20 दिन में तो उस गिलास गिलास का जो दूसरा बचा हुआ पीस था वो भी तोड़ दिया, दूसरा गिलास भी तोड़ दिया। मम्मी को पता चला, मम्मी ने आज के गिलास के लिए तो आपको मारे, अच्छे से पूजा, और पिछले की बात भी मम्मी को याद आ गई, मम्मी को भी गुस्सा कि तूने पहले भी तोड़ा था, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से फोड़ दिया। यानी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा मिल गई। दूसरे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो सकता है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं और आपको ऑफिस में आपके बॉस ने एक प्रोजेक्ट दिया है, बोला है कि इतनी तारीख तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, लेकिन आप जो उस ड्यू डेट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तो बॉस आपको कहता है कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, आपके 1 महीने का जो इंक्रीमेंट है उसे रोक दिया जाता है। आपने कहा ठीक है रोक दो, आपने प्रोजेक्ट फिर भी कंप्लीट नहीं किया, बॉस ने कहा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आपने कहा सर नहीं हुआ। तो बॉस क्या करेगा, बॉस आपको कहेगा कि तुम्हारा 1 महीने का इंक्रीमेंट रुका हुआ था ना, अब 1 महीने का और रोक देते हैं। यानी कि आपका जुर्म एक ही है लेकिन सजा आपको 2 बार मिल रही है। यानी कि ये जो एप्लीकेबल है, नो डबल जियोपार्डी, दोहरी क्षति नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होता है, सिविल केसेस में नहीं। और क्रिमिनल केसेस में भी बेसिकली ये सिर्फ कोर्ट में एप्लीकेबल है, हमारे सोसाइटी में एप्लीकेबल बेसिकली नहीं होता है।
अगला आता है स्व अभिशंसन नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या आपको कोई भी अ, ऐसा जुर्म जो आपने किया ही नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, जैसे कि मान के चलो कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन आप दाव बनाए जा रहे एक्सेप्ट करो कि तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है, और आपको हाँ मैंने चोरी की है, तो ऐसा नहीं होता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपसे कोई जबरदस्ती साइन नहीं कर सकता, आपके अंगूठे के साइन नहीं ले सकता, यानी कि आपके कोई थंब इम्प्रेशन भी नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 20 में शामिल किए जाते हैं। हमें याद रखना है कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस में ये क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होता है और ये कुछ सिविल केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। आर्टिकल 20 को हमने ये समझा। अगला था आर्टिकल 21। एक बात और, आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिकों के लिए है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, जबकि आर्टिकल 20 विदेशियों के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी ये एप्लीकेबल होते हैं। और आर्टिकल 19 विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, विदेशियों के लिए अवेलेबल नहीं है, और आर्टिकल 20 विदेशियों के लिए अवेलेबल होता है और नागरिकों के लिए भी अवेलेबल है। जब हमने मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए, जबकि कुछ अधिकार व्यक्तियों के लिए भी हैं। उन व्यक्तियों में नागरिकों विदेशी दोनों शामिल थे। तो हमने जो आर्टिकल 20 है, तो आर्टिकल 20 नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होते हैं। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? इस प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। ये पूरी लाइन आपके समझ में आ सकती है अगर हम इसको समझ लें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है। बेसिकली एक फैक्ट आपको पता होगा कि हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया हुआ है, और विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। याद रखना, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से लिया हुआ है। इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को प्राणों से वंचित करना है, उसकी जान लेनी है, तो जान सिर्फ जो विधि में प्रक्रिया स्थापित है उसी के तहत, उसके अलावा किसी अन्य प्रक्रिया से नहीं। जैसे कि फांसी के जरिए किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, तो फांसी विधि सम्मत होनी चाहिए, कानून के द्वारा दी जानी चाहिए, तो उसी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, किसी अन्य प्रक्रिया से नहीं। आप कहो कि भैया उसे भूखा प्यासा मार दो, उसे काले पानी की सजा दो, ट्रेन के सामने लेटा दो, करंट लगा दो, तो इस तरीके की सजा नहीं दी जा सकती। जो प्रक्रिया विधि ने स्थापित की हुई है उसी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को प्राणों से वंचित किया जाएगा। हम इसमें समझते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की विधिवत प्रक्रिया क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इंडिया के द्वारा फॉलो किया गया है, इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। विधि की विधिवत प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अमेरिका के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहती है यानी कि जो भी प्रक्रिया विधि में स्थापित है उसी के तहत राज व्यवस्था का संचालन होगा, चाहे फिर वो नैतिक हो या अनैतिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आईपीसी सेक्शन 497 जो एडल्ट्री को इंडिया में लीगल करता है, विधि द्वारा स्थापित हो चुका है, यानी कि विधि ने स्थापित कर दिया कि एडल्ट्री इंडिया में लीगल है। अब हम उसको कहते हैं कि भैया ये इंडिया के सोसाइटी के रेफरेंस में ठीक नहीं है। अब ठीक हो या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधि ने स्थापित कर दिया है, ये सर्वोच्च हो गया है। विधि ने स्थापित किया कि एडल्ट्री लीगल है क्योंकि ये व्यक्ति के कुछ अधिकारों की पूर्ति करता है, इसीलिए इसको लीगल किया जाना चाहिए, और विधि ने इसे लीगल कर दिया, यानी कि एडल्ट्री अब लीगल है। ये विधि के द्वारा स्थापित है तो इसको फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा फिर वो नैतिक है, अनैतिक है, मोरल इमोरल जैसे कॉन्सेप्ट उसमें नहीं देखे जाते। जबकि विधि की विधिवत प्रक्रिया में देखा जाता है कि वो जो विधि ने स्थापित किया गया है, विधि द्वारा स्थापित है, क्या वो मोरल है या इमोरल है। अगर इमोरल होता है या अनैतिक होता है तो उसे हटा देते हैं। यानी कि विधि की विधिवत प्रक्रिया में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ उसमें गुड फैक्टर और बैड फैक्टर को भी देखा जाता है, ये बस अंतर है। शुरू में जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो बहस होती है कि हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जगह विधि की विधिवत प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो इसके लिए जो बहस
की गई, उसमें जो सबसे अच्छा कोटेशन ये सामने आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि को स्थापित कौन कर रहा है? संसद के द्वारा, यानी विधायिका के द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, बेसिकली विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। और विधायिका में लगभग 790 के आसपास लोग शामिल हैं। अगर हम संसद में देखें तो 790 लोग शामिल होते हैं। तो 790 लोगों ने कोई विधि बनाई जो जिनमें जिनके पास जनता का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। बेसिकली राज्यसभा के पास जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उन 790 लोगों के पास जनता का प्रतिनिधित्व है और उनने एक विधि बनाई है, तो उसको ज्यादा पावर है, वो ज्यादा रिलायबल है। अब जो विधि बन गई है, अब ये गुड फैक्टर है बैड फैक्टर, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। अगर हम विधि की विधि प्रक्रिया अपना लेते हैं, यानी कि ड्यू प्रोसेस लॉ अपना लेते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो 790 लोगों ने जो कानून बनाया है, जो विधि बनाकर भेजा है, सुप्रीम कोर्ट के 5, 7, 9 या 11 जज उसको इस बेसिस पे, मतलब इस बेसिस पे डिनाई कर दें कि इमोरल है। तो इसी बेसिस को लेकर इंडिया में से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है जो विधि में प्रक्रिया स्थापित हो गई है वो सर्वोच्च है, उसको माना जाएगा। और विधि की विधि और प्रक्रिया में देखा जाता है जो विधि ने प्रक्रिया स्थापित की है, क्या वो मोरल है या इमोरल है? अगर मोरल है तो ठीक है, अगर इमोरल है यानी कि अनैतिक है तो उसे हटाया जा सकता है। बेसिकली ये अंतर होता है विधि की स्थापित प्रक्रिया में और विधि की विधि और प्रक्रिया में। आर्टिकल 21 को लेके तो फेमस केस आते हैं, गोपालन केस आता है और एक मेनका गांधी वाला केस आता है। तो गोपालन केस में क्या होता है कि गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो आर्टिकल 21 के जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 21 के प्रोविजंस कार्यकारी के विरुद्ध तो हैं, लेकिन विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है। यानी कि लेजिस्लेचर सॉरी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं होते। जैसे कि मान के चलो कि अब विधि को स्थापित कौन कर रहा है? बेसिकली जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पूरा कौन कर रहा है? संसद के द्वारा किया जा रहा है ना। संसद ने विधि बना दी तो वही तो होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संसद ने कोई विधि बना दी कि किसी व्यक्ति के प्राण अब गला काट के ले जाएंगे, गर्दन काट दी जाएगी, ये विधि द्वारा स्थापित कर दिया गया है। तो एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यकारी है, वो इसी चीज को फॉलो करेगी। अब वो इसके अलावा किसी अन्य तरीके से व्यक्ति को प्राणों से वंचित नहीं कर सकती। ये बात कही गई थी गोपालन केस में। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है या जो आर्टिकल 21 के जो प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी के विरुद्ध है, एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध है, न कि विधायी के या न कि विधायिका के विरुद्ध या लेजिस्लेचर के विरुद्ध नहीं है। लेकिन मेनका मामला आया, जब मेनका गांधी का जो केस आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस प्रोविजन को यानी कि इस फैसले को टोटल पलट दिया। पलट ये बोला कि आर्टिकल 21 के जो प्रोविजन है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी है, साथ ही साथ लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी है। यानी कि जो लेजिस्लेचर है, विधि ऐसी कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं कर सकती जिससे व्यक्ति की गरिमा का हनन होता हो, व्यक्ति का जो मानव सम्मान है, मानव गरिमा है, उसका हनन होता हो। क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि जो आपके प्राण है वो सिर्फ आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं है, वो आपके आत्म सम्मान, आपकी गरिमा, आपकी स्वतंत्रता से भी जुड़े हुए हैं। तो इस बेसिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 के प्रोविजंस हैं वो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी हैं, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी हैं। तो ये था आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में काफी सारे प्रोविजंस यानी काफी सारे सब क्लॉजेस जोड़े गए हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर भी काफी सारे विवाद आते हैं। कुछ बुक्स आर्टिकल 19 में शो करते हैं, कुछ आर्टिकल 21 में शो करते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं करना है। बेसिकली जो आर्टिकल्स जैसे राइट टू प्राइवेसी है, बेसिकली ये अलग से तो नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिफाइन किया कि इसे 21 के अंडर एक मौलिक अधिकार कहा जाएगा। इसी तरीके से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसे आर्टिकल 19 के अंडर भी मौलिक अधिकार कहा जाता है और आर्टिकल 21 के अंडर भी मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसके आगे देखें तो और भी शामिल होते हैं, जैसे कि विदेश जाने का अधिकार। जैसे कि आर्टिकल हम 19 के 4 में पढ़ा था कि आपको भारत में घूमने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में आबादी संचरण करने का अधिकार, लेकिन आपको विदेश जाने का अधिकार मिलता है तो वो आर्टिकल 21 देता है। आपको विदेश से वापस आने का अधिकार भी है, यानी कि इंडिया आप अमेरिका गए और आप चाहे जब अपने इंडिया वापस आ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात है कि आप ये जैसे कि एक अधिकार मिलेगा हमें विदेश जाने का अधिकार, विदेश से वापस आने का अधिकार। अगला अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल है कि आप चाहे तो राज्य से बाहर ना जाएं, राज्य से बाहर ना जाने का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है।
और ये आर्टिकल 21 विदेशी और व्यक्ति दोनों के लिए शामिल होता है। इसके अलावा और भी बातें शामिल होती हैं, जैसे कि आपको शांत वातावरण में यानी कि स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। अब व्यक्ति की गरिमा का अधिकार है। तो इस तरीके के अधिकारों को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं हम। एक बात और है कि जैसे कि मृत्यु का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार जो मिला हुआ है वो अब एक मौलिक अधिकार है और इसकी वीडियो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बताया गया है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या बताया कि जो हिरासत के बारे में बताया कि जो हिरासत दो तरीके की है। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके पास क्या अधिकार होंगे, आपको हिरासत में ले लिया जाता है तो आपके पास क्या अधिकार होंगे। तो हिरासत में अगर आपको ले लिया जाता है तो पहले तो बताया गया कि हिरासत दो तरीके की है। एक तो दंड विषयक यानी कि पनिटिव होती है, एक निवारक यानी कि प्रिवेंटिव होती है। इनमें अंतर क्या होता है कि दंड विषयक का मतलब होता है कि आपने अपराध किया जा चुका है, यानी कि आपके द्वारा अपराध किया जा चुका है, उसके लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। निवारक में होता है कि आपने अपराध किया नहीं है लेकिन आपको अपराध किए जाने की संभावना है, तो संभावना को रोकने के लिए आपको निवारक में रखा गया, आपको शक के यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। यदि आपको दंड विषय के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार होगा। 22 के ए में अगर हम देखें तो आपको गिरफ्तारी का आधार सॉरी गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार होगा कि आप कह सकते हैं मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट वारंट दिखाइए, इस तरीके से। दूसरा था आपको वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी कि आपको लॉ प्रैक्टिशनर अपने लॉयर या आपको अपने एडवोकेट से परामर्श करने का अधिकार होगा, क्योंकि आप एक सामान्य नागरिक हैं और सामान्य नागरिकों को कम ही कानून के बारे में विशेष जानकारी होती है, कानून की धाराएं, आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में कम कम जानकारी होती है। तो इसीलिए इसमें रखा गया है कि आपको वकील से परामर्श करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल होता है। अगर आपको 24 घंटे में दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाना है और इस 24 घंटे में आपकी यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाएगा। आपकी यात्रा के समय को हटाकर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगला आता है निवारक, यानी आपके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है तो उस अपराध को रोकने के लिए आपको निवारक निरोध में रखा जाता है। आपको शक के यहाँ पे गिरफ्तार नहीं कहेंगे, शक के यहाँ पर आपको पकड़ लिया जाता है। तो उस प्रावधान में है कि उस अगर किसी व्यक्ति को निवारक में बंद किया गया है तो व्यक्ति 3 माह से ज्यादा के लिए बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी जो हिरासत है 3 माह से ज्यादा के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर 3 माह से ज्यादा उसकी हिरासत बढ़ानी है तो उसके लिए हाई कोर्ट के जजों की एक बोर्ड कमेटी बनती है, तो उसके बाद ही 3 माह से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ये भी था कि 1978 में एक संशोधन हुआ था, उसके तहत जो 3 माह का जो टाइम पीरियड था इसे 2 कर दिया गया था, 2 माह कर दिया गया था। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है या कहें ये अभी प्रचलन में नहीं आया है। अगला देखें तो निरोध का आधार जानने का अधिकार होगा। आप जिसने आपको निरोध में रखा हुआ है आप उससे पूछ सकते हैं कि आधार क्या है, बेसिस क्या है, आप उसकी वजह जान सकते हैं। यदि कोई वजह आपको बताई जा सकती होगी तो आपको बताई जाएगी। यदि कोई वजह क्या कहते हैं लोक हित को देखते हुए सीक्रेट रखी जानी तो आपको बताने से इनकार भी किया जा सकता है। दूसरा कि आप निरोध के विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको बेवजह गिरफ्तार किया गया है, सॉरी या बेवजह आपको हिरासत में लिया गया है, तो आप इसके लिए एक प्रतिवेदन भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो निवारक का जो ऑप्शन है, जो निवारक का जो प्रावधान है, ये मौलिक अधिकारों की एक सबसे बड़ी आलोचना में शामिल किया जाता है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं और राज्य के मनमाने कार्यों के विरुद्ध, यानी कि मौलिक अधिकार जो होते हैं व्यक्ति को स्वतंत्रता दिए और राज्य मनमाने कार्य न कर सके उसके विरुद्ध व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन निवारक निरोध की बात करें तो निवारक निरोध कहीं ना कहीं राज्य को मनमानी शक्तियां प्रदान कर देता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवारक विरोध जो है राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति को शक यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विरोध का आधार बताया भी जा सकता है और नहीं भी बताया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, विरोध का आधार बताया भी जा सकता है, नहीं भी बताया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो निवारक का जो ऑप्शन है वो मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी आलोचना में शामिल किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल 19 जिसमें 6 अधिकार बताए गए थे। आर्टिकल 20 पढ़ा, इसमें अपराधों के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए। आर्टिकल 21 पढ़ा, आर्टिकल 22 पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इसके आगे के अधिकारों के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।